और देखिए भैया, इसके पहले आपने मेरे से एनसीईआरटी अलग तरीके से पढ़ा होगा, है ना? कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी को अलग तरीके से पढ़ा होगा। उसका कारण यह था कि पहले एनसीईआरटी दूसरी तरह से लिख कर आती थी। अब एनसीईआरटी में कई सारे बदलाव हो गए हैं, जिन बदलावों के चलते आप एक ही एनसीईआरटी में कई सारे विषयों को पढ़ने वाले हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में तमाम विषयों का ज़िक्र किया था, है ना? तो क्लास 6 की एनसीईआरटी के अंतर्गत आप पहले से लेकर तीसरे चैप्टर तक भूगोल विषय को पढ़ने वाले हो। कौन-सा विषय भैया? भूगोल विषय को पढ़ने वाले हो। और आप सबसे पहले इसमें पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति के बारे में पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप महासागर, महाद्वीप का अध्ययन करोगे, उसके बाद आप स्थल रूप एवं जीवन का चर्चा करने वाले हो, यानी कि इसके बारे में पढ़ाई करने वाले हो। तो इस तरह से आप देखोगे जो 1 से लेकर 3 अध्याय हैं उसमें आपको भूगोल पढ़ना होगा। फिर उसके बाद अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6 में आप इतिहास को पढ़ोगे, जिसमें आप इतिहास के समय रेखा और उसके स्रोत को पढ़ोगे। फिर भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, यह आप 5वें चैप्टर के अंतर्गत पढ़ोगे। और उसके बाद आप 6ठे अध्याय में भारतीय सभ्यता का प्रारंभ पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे भैया? भारतीय सभ्यता का प्रारंभ पढ़ोगे। अब देखो भैया, इसके अंदर की स्टोरी जो भी हो, आई डोंट नो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। हम उस पैटर्न को फॉलो करेंगे, उस ट्रेंड को अपनाएँगे, जिस पर चलकर, जिस रास्ते पर चलकर हमारा क्या हो? कल्याण हो। यानी कि हम तैयारी कर रहे हैं किसकी भैया? हम तैयारी कर रहे हैं, समझ लीजिए, इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा छोटू करते हैं। भैया हम लोग तैयारी कर रहे हैं किसकी? यूपीएससी वाले हैं, है ना? हम यूपीएससी वाले हैं, हम पीसीएस वाले हैं, हम आरओ एआरओ वाले हैं। चाहे आरओ एआरओ पीएससी वाला हो गया, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला होगा, या हम वनडे एग्जाम वाले हैं, या अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं और हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो हमारा पढ़ने का तरीका अलग होगा। क्योंकि एनसीईआरटी जो लिखी गई है, वो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए ध्यान में रखकर लिखी गई है, क्लास 6 के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर लिखी गई है। लेकिन हमारे लिए जो ज़रूरी होगा, केवल हम यहाँ पर उन्हीं को कवर करेंगे, उन्हीं को पढ़ेंगे, बाकी सारी चीज़ों को स्किप कर देंगे। जैसा कि आप सभी ने मेरे से पहले भी पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा, किस तरह से हम सारी चीज़ों को स्किप करके पढ़ते हैं। जो हमारे लिए ज़रूरी होता है केवल उतना। तो आपको पता चल गया, है ना? इसकी महत्ता पता चल गई, तो ये भी आपको डाउट हो रहा होगा, तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। और उसके बाद मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, और सब चीज़ों का डिस्कशन करने से पहले, एनसीईआरटी का नोट्स बनाना है या नहीं? तो मैं कहूँगा भैया एनसीईआरटी का नोट्स मत बनाओ, मत बनाओ। एनसीईआरटी में हाइलाइट करूँ? अगर आपके पास किताब है तो हाँ, हाइलाइट कर सकते हो। हाई मैं क्या लिख रहा हूँ भैया? लाई लिख रहा हूँ, लाई। आप हाइलाइट, हाइलाइट, हाइलाइट करोगे? हाँ, कर सकते हो, लेकिन सीमित मात्रा में। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी किताब को ही रंग के रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, कुछ ही बिंदुओं को हाइलाइट करना है, अगर आपके पास किताब हो तो। अब यह बात आती है कि जिनके पास किताब नहीं है वो क्या करेंगे? तो भैया अगर आपके पास किताब नहीं है, तो आपको किताब खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या करोगे भैया? किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, केवल चर्चाओं को अच्छे से 1-2 बार सुन लेना, कल्याण हो जाएगा, काम हो जाएगा। अगर हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, उन्होंने एनसीईआरटी एक बार कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो
कोई भी एनसीईआरटी मेरे से कंप्लीट किया हो या किसी अन्य शिक्षक से किया हो, तो वो बिल्कुल भी इस चर्चा में नहीं आएँगे। वह इस क्लास को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। तुरंत का तुरंत इसे स्किप कर दो और आगे बढ़ जाओ। समझ में आ गई बात? तो जिन्होंने अभी तक कभी भी एनसीईआरटी को पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, वो तुरंत स्किप कर दो, तुरंत इस चर्चा से चले जाओ। क्योंकि कोई भी फ़ायदा नहीं है बार-बार एनसीईआरटी को पढ़ने का। एक बार पढ़ लिया है, बहुत है उतना। क्लियर इतनी बात? और हाँ, अगर जो मेरे से अन्य विषय पढ़ रहे होंगे, यानी कि अगर मैं भूगोल की एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ और जिन्होंने मेरे से भूगोल पढ़ा है, या मैं इतिहास की एनसीईआरटी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और उन्होंने मेरे से इतिहास पढ़ा है, तो ऐसे भी बच्चे इस चर्चा को नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं वहीं पर सारी चीज़ों को कंप्लीट करा देता हूँ। आपको किसी भी अन्य पुस्तक की, किसी भी एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं आपको पढ़ा देता हूँ, इतना मैं आपको वहीं पर बता देता हूँ, समझा देता हूँ। तो ऐसे भी अगर छात्र इस चर्चा को देख रहे होंगे, तो वह भी यहाँ से तुरंत दफ़ा हो जाएँगे। क्योंकि मुझे व्यूज़ बटोरने से कोई भी मतलब नहीं है, मेरे पास एक विद्यार्थी आएगा तो मैं उस एक विद्यार्थी को पढ़ाऊँगा। जितनी मेहनत हो सकती है उसके पीछे मैं उतनी मेहनत लगाऊँगा। मुझे भीड़ इकट्ठा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे व्यूज़-वूज़ से कोई भी मतलब नहीं है। आप देखते होंगे कि इस चैनल पर बहुत कम लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। एक भी बच्चा देख रहा है तब भी मैं खुश हूँ। लेकिन वो बच्चा हिम्मती होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। और मैं हमेशा से बताते चलता हूँ क्या ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, कहाँ पर ध्यान देना है, कहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया इसीलिए मैं सारी चीज़ों को बता देता हूँ कि किनके लिए क्या ज़रूरी है, किनके लिए क्या ज़रूरी नहीं है। इसके अलावे भी कई सारे डाउट बने रहते हैं, जिन्हें मैं समय-समय पर याद आता जाता है तो वहीं पर बताता चलूँगा। है ना? तो आपको नोट्स नहीं बनाना है, अगर किताब है तो हाइलाइट करना है, जिनके पास किताब नहीं है वो किताब बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। और जिन्होंने मेरे से कभी भी एनसीईआरटी पढ़ा है या किसी भी शिक्षक से एनसीईआरटी पढ़ा है या अन्य विषय पढ़ा है, तो आपको इन चर्चाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भैया आप पढ़ा क्यों रहे हो? है ना? सवाल तो यह उठता है कि आप पढ़ा क्यों रहे हो? तो भैया अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनका बेसिक कमज़ोर होगा, जिन्होंने कभी भी इतिहास का मुँह नहीं देखा, जिन्होंने कभी भी भूगोल का मुँह नहीं देखा, जिन्होंने कभी भी राजनीति वग़ैरह या अन्य विषय को नहीं पढ़ा है और वह चाहते हैं कि मैं ज़ीरो से शुरू करूँ, तो ऐसे साथी, ऐसे विद्यार्थी हमारे एनसीईआरटी श्रृंखला के साथ जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं और यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चों की तरह आपको सारी चीज़ें बताई जाएँगी, सारी चीज़ें समझाई जाएँगी। तो आपको पता चल गया होगा कि यह चर्चा किनके लिए है, तो यह चर्चा जिनका बैकग्राउंड एकदम खराब है, जो ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह सेशन लाभदायक है, उनके लिए यह सेशन ज़रूरी है। तो समझ में आ गई बात, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई? तो इसी तरह से हर कदम पर आपके मार्गदर्शक के रूप में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप जो भी क्वेश्चन करते हैं, जिस भी तरीके से करते हैं, उसका उत्तर देने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो पता चल गया इसमें से 6 अध्याय हैं, 3 भूगोल के और 3 इतिहास के। तो हम यहाँ पर सारे के सारे को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद आपका अध्याय 7 हो जाएगा, अध्याय 8 हो जाएगा, ये कल्चर का विषय हो जाएगा। है ना? कहीं न कहीं कल्चर से संबंधित विषय हो जाएगा। इसमें आप देखोगे भारत की सांस्कृतिक जड़ें हमें पढ़ना है, फिर अनेकता में एकता के विचार को हमें यहाँ पर समझना होगा। क्या समझना होगा? अनेकता में एकता के विचार को हमें समझना होगा। कहीं न कहीं यह चैप्टर हमें वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को या कुटुम्बकम की भावना से ओतप्रोत होते हुए दिखाई प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ हम कल्चर से संबंधित कुछ विषय बिंदु पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हमें 9वें, 10वें, 11वें और 12वें चैप्टर के अंतर्गत पॉलिटी या राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना है, जिसमें हम लोग
परिवार, समुदाय, शासन, ग्रामीण, नगरीय क्षेत्र में स्थानीय शासन इत्यादि को हमें पढ़ना है। एक बात और याद आ गई है, तुरंत आप जान लीजिए नहीं तो अभी भूल भटक हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी को क्यों पढ़ें? एनसीईआरटी को क्यों पढ़ें? तो भैया इसलिए पढ़िए क्योंकि यह सरकारी किताब है। कौन-सी किताब है भैया? यह सरकारी किताब है। जब सरकारी किताब है भैया तो मान्य होगी। सरकारी किताब है तो हर जगह यह मान्य होगी। तो इसलिए भी आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो, है ना? बाकी मैंने बता दिया कि किन के लिए एनसीईआरटी ज़रूरी है। तो ये हो गए चैप्टर, है ना? एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि हम लोग कौन-सी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं भैया? क्लास 6 की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और 6 के बाद हम 7 को पढ़ेंगे, 8 को पढ़ेंगे, 9, 10, 11, 12 वगैरह-वगैरह ऐसे करके चलते चलेंगे। तो इसके पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ शब्दावलियाँ हैं। क्या है भैया? कुछ शब्दावलियाँ हैं और इन शब्दावलियों को अगर आप समझ लेते हो, तो लगभग 50% कितना भैया? 50% किताब आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी। 50 शब्दावली मतलब 50% आपको किताब समझ में आ जाएगी, फिर इसके अंदर 50% ही बातों को हमें समझना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शब्दावलियों को जान लेते हैं, है ना? शब्दावलियों को जानेंगे। तो एक शब्द आपका आया हुआ है प्रचुर। क्या आया है भैया? प्रचुर। तो प्रचुर शब्द का अर्थ होता है पर्याप्त मात्रा। क्या होता है भैया? पर्याप्त मात्रा। जैसे आप 4 रोटी खाते हैं और आपको 4 रोटी मिल गया, तो आप कहते हो बस भैया बस हमारे लिए इतना पर्याप्त है। इतना हम खा लेंगे हमारा पेटू जो है भर जाएगा, पर्याप्त है। तो वही आप देखोगे उसी शब्द यहाँ पर वही शब्द प्रयोग हुआ है प्रचुर यानी कि किसी वस्तु की पर्याप्त मात्रा, है ना? तो ये हो गया। दूसरा शब्द है प्रशंसा। क्या है भैया? प्रशंसा, तारीफ। जैसे आपका कोई तारीफ करता होगा, है ना? जैसे मान लीजिए आपका बाबू है, आपका सोना है, तो बाबू सोना क्या करता है? एक दूसरे का तारीफ करता है, तुम तो हूर की परी हो, तुम तो आसमान से उतरी हुई हो, तुम्हारे लिए मैं चाँद तरे तोड़ लाऊँगा। अरे भैया तुम्हारे फूफा जी का बगीचा नहीं है चाँद तरे तोड़ लाओगे। बस व्यक्ति मज़ाक-मज़ाक में कह देता है। तो कहीं न कहीं जैसे आप कुछ अच्छा काम कर देते हो तब भी आपकी लोग प्रशंसा करते हैं, आपकी पीठ को थपथपाते हैं। तो प्रशंसा शब्द का मतलब आप समझ गए। फिर एक शब्द आता है अनुकूलन। कौन-सा शब्द आता है भैया? अनुकूलन। जैसे मान लीजिए आप हमेशा गर्मी में रहते हैं, आप हमेशा गर्मी में रहते हैं और मान लीजिए कभी ठंड आ गया, तो आप ठंड में भी रह लो, यही होता है अनुकूलन। यानी कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। किसके अनुसार? परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या होता है? अनुकूलन होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है उसका मतलब वह प्रक्रिया जिसमें एक प्रजाति बदलते पर्यावरण के अनुरूप स्वयं को ढाल लेता है या ढाल लेती है, तो यही हो जाता है अनुकूलन। क्या हो जाता है? अनुकूलन। और मैं कुछ शब्दों पर स्टार लगा दे रहा हूँ, कुछ शब्दों को हाइलाइट कर ले रहा हूँ, केवल अगर आप नोट करना चाहते हैं तो उन्हीं को नोट करना। तो प्रचुर को केवल आप मेरे से ऐसे सुन लीजिए, प्रशंसा को केवल मेरे से सुन लीजिए, अगर आपको नोट करना है तो अनुकूलन शब्द को नोट कर सकते हो, है ना? तो जिस पर मैं स्टार लगाऊँ, केवल उन्हीं के बारे में विस्तार से जानो, उन्हीं को अगर आप नोट कर रहे हो तो उन्हीं को नोट कीजिएगा। तो अनुकूलन आपको नोट कर लेना है। फिर भैया यहाँ पर एक शब्द है मरणोपरांत जीवन, यानी कि मरने के बाद का जो जीवन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मरणोपरांत जीवन। तो ये भी आपको नहीं जानना है। फिर आवंटन, आवंटन का मतलब होता है बाँटना। क्या होता है? आवंटन का मतलब होता है बाँटना या किसी को कोई चीज़ दे देना। जैसे मान लीजिए आप पूरी बाँट रहे हैं या पूरी दे रहे हैं, तो उसी को कहते हैं आवंटन।
फिर यहाँ पर एक शब्द आता है तुंगता। क्या शब्द आता है भैया? तुंगता। तो तुंगता का मतलब होता है समुद्र तल की किसी स्थान से ऊंचाई, है ना? समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई को क्या कहते हैं? तुंगता कहते हैं। आप नोट करना चाहो तो तुंगता को नोट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने स्टार लगा दिया। फिर उसके बाद एक शब्द आता है प्राचीन। प्राचीन का मतलब होता है पुराना। क्लियर? फिर पुरातत्व विज्ञानी। क्या होता है भैया? पुरातत्व विज्ञानी। अब विज्ञानी के बारे में जान लीजिए कि यह वह व्यक्ति होता है जो पुरातात्विक स्रोतों का क्या करता है? अध्ययन करता है, खुदाई करवाता है ना? जैसे देखो यहाँ प्रागैतिहासिक काल दिया गया है और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आपका पाषाण काल आता है, ताम्र पाषाण काल आता है, महापाषाण काल आता है। तो पुरातत्व विज्ञानी यानी कि वह व्यक्ति होता है जो क्या करता है? प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करता है, पुरा स्थलों का खुदाई वगैरह करवा के क्या करता है? अध्ययन करता है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो। इसको भी आप नोट कर सकते हो। और मैं बार-बार बताते चल रहा हूँ, जिस पर मैंने हाइलाइट किया है, जिसको मैंने स्टार लगाया है, केवल उसी को ही नोट करना है। फिर यहाँ एक शब्द आया है सन्यासी। क्या भैया? सन्यासी। सन्यासी का मतलब होता है जो सांसारिक मोह माया से परे हो। जो सांसारिक मोह माया से परे हो। और आप कभी-कभी सुनते होंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो कहते हैं, "हम तो फ़कीर आदमी हैं, झोला लेकर निकल जाएँगे।" तो कहीं न कहीं सन्यासी वाली भावना उनके इस उद्बोधन में दिखाई पड़ता है। है ना? और उसके बाद एक शब्द आया है अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री यानी कि अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा करने में प्रशिक्षित व्यक्ति। ये बात आप ध्यान रखो कि अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा करने में जो माहिर हो, जो शिक्षा ले चुका हो, वही होता है अंतरिक्ष यात्री। आप इस शब्द को भी क्या करो भैया? नोट कर लो। इस शब्द को भी नोट कर लो। अगर आप कहीं लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, है ना? बाकी जैसे मान लीजिए आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अब वहाँ पर जो गुरुजी आपको पढ़ाएँगे या जो किताब आप पढ़ रहे होंगे, वहाँ लिखा रहेगा अंतरिक्ष यात्री। अब आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि भैया अंतरिक्ष यात्री होता कौन है? आप मान लीजिए इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें शब्द आ गया पुरातत्व विज्ञानी। अब आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो आप वहीं पर क्या करने लगोगे? कन्फ्यूजन पालने लगोगे कि हाय राम! अतना कठिना है, ई है, ऊ है और सारा फालतू का जो है चीज़ आप दिमाग में भरने लगते हो। तुरंत रोने-गाने लगते हो, हाय राम! क्या होगा अब? हमार तो होबे नहीं करेगा। अरे बाबू तुम्हारे होगा। बस तुम मेहनत के साथ जुटे रहो, मेहनत के साथ लगे रहो, तुम्हारा परचम ज़रूर लहराएगा। क्योंकि तुम मांझी के वंशज हो बाबू, मांझी के। और आप कहो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत लंबा दंगल चलेगा। है ना? तो ये हो गया। तो ऐसे शब्दों को जिनको मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, उनको आप नोट करते चलिएगा, अगर नोट कर रहे होंगे तो, नहीं तो आप उन पर विशेष ध्यान दिए रहिएगा। फिर एक शब्द यहाँ पर आया हुआ है आसक्ति। आसक्ति का मतलब होता है मोह माया। जैसे आप कहीं दिल लगा लेते हो बाबू से या सोना से, तो आप क्या कर लेते हो? मोह बन जाता है, माया जाल बन जाता है कि हाय राम! कहीं हमार बाबू हमको छोड़ के चली ना जाए, कहीं हमार सोना हमको धोखा ना दे दे। ऐसे ख़याली पुलाव आते हैं, है ना? तो कहीं न कहीं आसक्ति किसी के ऊपर आश्रय, किसी से मोह कर लेना, क्या होता है? आसक्ति होता है। देखो यहाँ पर लिखा गया होगा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के साथ गहरा संबंध यानी कि आप गहरा नाता जोड़ लेते हो अपने बाबू और सोना से। तो ये हो गया भैया। फिर मांगलिक और शुभ। शुभ का मतलब सुबह शुभ।
क्या भैया? शुभ है शुभ। बहुत अच्छा हो रहा है हमारे जीवन में, है ना? ये दिन हमारे लिए शुभ है, ये कपड़ा हमारे लिए शुभ है, ये बाइक हमारे लिए शुभ है। तो शुभ का मतलब कहीं न कहीं अच्छा होता है, कहीं न कहीं शुभारंभ होता है। क्या होता है? कहीं न कहीं अच्छा होता है, कहीं न कहीं क्या होता है भैया? शुभारंभ होता है। तो आशा करता हूँ इतनी शब्दावलियों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भैया यहाँ पर अगला शब्द आता है। कौन-सा शब्द आता है? अगला शब्द आता है आपका, अगला शब्द आता है हिमधाव। क्या आता है? हिमधाव या हिमस्खलन। क्या भैया? हिमधाव या हिमस्खलन। स्खलन मतलब यानी कि लुढ़कना। अब लुढ़कना, कौन लुढ़क रहा है? तो हिम यानी कि बर्फ लुढ़क रहा है, लुढ़कते हुए गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, तो कहेंगे हिमस्खलन हो रहा है। का हो रहा है भैया? हिमस्खलन हो रहा है। तो ये बात भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब भूगोल वाले मास्टर आपको पढ़ाएँगे, गुरुजी आपको पढ़ाएँगे, तो वह बोल के चले जाएँगे हिमधाव। अब बच्चा हिमधाव सुन लिया, अब बच्चा हिमस्खलन सुन लिया, तो कहेगा हाय राम का विपदान पड़ा है हमरे ऊपर। ये शब्द तो हम पहला बार सुन रहे हैं। हाय राम! इससे अच्छा तो हमार बबुए थी, बहुत अच्छा-अच्छा बोलती थी। ये तो मास्टर बड़ा कठिन शब्द बोल रहा है। तो भैया ऐसे रोने-गाने से अच्छा है कि पहले से ही मुझसे जान लो, मुझसे पढ़ लो। तो ये हो जाएगा हिमधाव या हिमस्खलन। स्टोरी आप पढ़ते रहिएगा। स्टोरी भी क्या करिएगा भैया? आप पढ़ते रहिएगा, यानी कि पर्वत पहाड़ की ढलान से हिम अथवा बर्फ का गिरना क्या होता है भैया? हिमस्खलन होता है। फिर आता है खाड़ी। खाड़ी का मतलब होता है चारों ओर भूमि अंदर की ओर धसी हो, यानी कि जैसे मान लीजिए ये कोई भूमि है और इसके इस तरफ यानी कि क्या है भैया? ये कोई भूमि है और इसके तीनों तरफ या चारों तरफ आप कह सकते हो, क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है, या इसके तीनों तरफ क्या है? सागर या महासागर है। क्या है? सागर एवं महासागर है। ये समझ लीजिए भूमि का टुकड़ा है। क्या भैया? ये समझ लीजिए भूमि का टुकड़ा है और इस भूमि के तीनों तरफ या चारों तरफ क्या है भैया? जल ही जल है, और वह जल कहाँ का है? तो वह जल है समुंदरों का, वह जल है महासागरों का। तो खाड़ी का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो। खाड़ी का मतलब इस तरह से आप मेरे से समझ सकते हो। तो खाड़ी आपने समझ लिया। अभी खाड़ी का जो है ज़िक्र 1-2 बार अभी इसी स्लाइड में आपको और देखने को मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी लिखने वालों ने कई शब्द को कई बार रिपीट कर दिया है ना? तो हो जाता है भैया गलती कभो-कभो। अब देखो इसमें एक शब्द आया है विस्मयकारी। क्या आया है? विस्मयकारी। कभी-कभी आप अचानक से अपनी प्रतिछाया को, अपनी परछाई को देख लेते हो, तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हो, आप विस्मित हो जाते हो, है ना? चौंक जैसे जाते हो या उलझन, भ्रम की भावना हो जाती है, तो उसी को कहते हैं विस्मय, है ना? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो भैया इस खाड़ी वाले शब्द को भी नोट कर लीजिए। अब देखो मैं नोट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप इन शब्दों से परिचित रहो, ना कि जो हाइलाइट कर रहा हूँ कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस खाली नोट कर लो जो बता रहा हूँ, कुछो नहीं पूछा जाएगा। बस खाली आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो खाड़ी शब्द भी आप नोट कर लीजिए। फिर एक ठो है बिटुमन। बिटुमन आप देखोगे एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा पदार्थ जैसे आप देखोगे डामर, है ना डामर। आपने देखो ऐसे सड़क बन रही थी ना, ऐसे-ऐसे सड़क बन रही थी, ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे, ऐसे उस पे जो है गिट्टू पड़ रहा था, है ना? उस पे जो है ऐसे गिट्टा वगैरह सब पड़ रहा था मसाला मिला के, और आप जो है स्कूल जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे और नया-नया रोड बना था, आप उसी पे ऐसे चला के चले गए। आपके टायर में, आपके चप्पल में, आपके जूते में का लग गया? डामर लग गया। तो उसी को कहते हैं बिटुमन। यानी कि काला चिपचिपा पदार्थ होता है जैसे तारकोल या डामर। फिर एक ठो होता है बंधन, और आपने भोजपुरी जगत में एक गीत सुना होगा, बंधन बंधन प्यार का बंधन।
तो उसी प्रकार से बंधन कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना? प्रेम का बंधन हो सकता है, विवाह का बंधन हो सकता है या मान लीजिए कहीं जुड़ाव से संबंधित हो जाता है, तो बंधन के कई मतलब हो सकते हैं अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग, है ना? तो बंधन आप देख सकते हो। फिर बुलडोज़र, आपने उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र बाबा के नाम से एक व्यक्ति को जानते ही होंगे, है ना? तो बुलडोज़र के बारे में उतना कुछ यहाँ पर नहीं जानना है। फिर एक शब्द आता है प्रधान बिंदु। क्या भैया? एक शब्द आता है प्रधान बिंदु। अब ये प्रधान बिंदु क्या होता है? कुछ लोग कहेंगे भैया क्या होता है ये प्रधान बिंदु? तो देखिए जैसे आप देखते होंगे 4 दिशाएँ हैं, है ना? ये समझ लीजिए उत्तर है, ये समझ लीजिए दक्षिण है, ये समझ लीजिए पूरब है, ये समझ लीजिए क्या है भैया पश्चिम है। तो प्रधान बिंदु यानी कि किसी एक दिशा को क्या कर रहा है? इंगित कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैप में हमने ई 3 को मिटा दिया, ये समझ लीजिए ई 3 को मिटा दिया और एक को रख दिया तो ये क्या हो जाएगा? प्रधान बिंदु। इसको मिटा दिया, इसको रख दिया प्रधान बिंदु। तो कहीं न कहीं आप देखोगे मुख्य दिशाओं यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में से कोई एक क्या हो जाएगा? प्रधान बिंदु हो जाएगा। प्रधान बिंदु एक रेखा भी हो सकती है, एक पाई भी हो सकती है, कई तरह से हो सकती है। तो प्रधान बिंदु के बारे में अभी यहाँ पर केवल इतना ही जानिए। तो एक शब्द आता है उत्कीर्ण, एक शब्द आता है तराशना। उत्कीर्ण और तराशना, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ को तराश रहे हैं, किसी चीज़ को बना रहे हैं, तो तराशना इससे हो जाएगा। भजन या जप, आप सभी ने भजन-वजन तो सुना ही होगा और दादी वगैरह जो है और काफ़ी लोग जो है ऐसे भजते रहते हैं, है ना? राम राम, हरे कृष्णा, इस तरह से भजते हुए, जप करते हुए आप देखते होंगे। दम घुटना, यानी कि दम घुटने लगता है, साँस जो है फूलने लगती है, जब आप ज़्यादा तेज़ से दौड़ लेते हैं या कभी-कभी किन्हीं कारणोंवश दम घुटने लगती है। तो ये भी आपको उतना नहीं जानना है। घरेलू कार्य यानी कि घर का काम। फिर उसके बाद झंकार या खनखनाहट। आप देखते होंगे जब आप धनुष की प्रत्यंचा को खींचते हैं और खींच कर छोड़ते हैं, तो देखो एक प्रकार का झंकार उत्पन्न होता है। तो झंकार और कुछ नहीं, झंकार यही है। झंकार और कुछ नहीं, झंकार यही है। एक शब्द आया है यहाँ पर वृष्टि विस्फोट या बादल का फटना। आप देखते होंगे कभी-कभी बादल फट जाते हैं तो मूसलाधार वर्षा होती है और जहाँ होती है वहाँ सारी चीज़ें तहस-नहस हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तहस-नहस हो जाती हैं। तो बादल का फटना आप बस ऐसे जानिए। सहयोग करना यानी कि किसी की मदद करना, ढह जाना यानी कि गिर जाना या बर्बाद हो जाना। फिर स्मरणोत्सव मनाना, यानी कि स्मरण उत्सव मनाना, किसी के याद में कुछ मनाना। जैसे आप अपने बाबू की याद में सैडी-सैडी होकर सैडी गाना सुनते हो, उसी प्रकार से क्या होता है भैया उत्सव मनाया जाता है। तो ये बातें हो गई। फिर आपको एक बात और जानना है समानता। क्या जानना है? समानता। और इसी के लिए कभी-कभी शब्द आता है समता, यानी कि समानता, बराबरी, है ना? विशेषताओं या विशिष्टता को साझा करना, यानी कि बराबरी, सबको बराबर समानता देना। तो ये भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो समता और समानता, ये आप नोट कर लो। फिर विचार करना या सोचना, कोई चीज़ आप सोच रहे हैं। अधिहरण करना, जब कोई प्राधिकारी किसी की संपत्ति का अधिग्रहण कर लेता है, तो ये होता है अधिहरण करना। फिर संगम या प्रयाग, अगला शब्द हो जाएगा संगम या प्रयाग। क्या हो जाएगा भैया? संगम या प्रयाग। इसे भी आप क्या करिए? नोट करिए। प्रयाग से प्रयागराज मत समझ लेना। देखो भैया जहाँ पर 2 या 2 से अधिक नदियाँ एक स्थान पर जहाँ पर मिलती हैं उसी को कहते हैं प्रयाग। क्या कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलने का जो स्थान होता है उसी को कहते हैं प्रयाग। तो आपने इलाहाबाद या प्रयागराज में देखा होगा कि कैसे गंगा, यमुना नदियाँ मिलती हैं। हालाँकि सरस्वती का भी नाम आता है जो विलुप्त हो गई है।
है ना? फिर चेतना या होश, व्यक्ति को जो है चेतना हो जाता है, मन जो है कभी-कभी जो है बेहोश हो जाता है ना? होश में नहीं रहता, इसी से संबंधित चेतना है। फिर संरक्षण, संरक्षण शब्द आपको पता होना चाहिए, चाहो तो नोट भी कर सकते हो। संसाधनों के अनावश्यक उपयोग को रोकना, यानी कि जैसे मान लीजिए जल है और जल को आप टोंटी खोल ले रहे हो, तो आप उसका संरक्षण नहीं कर रहे हो। आप दिन-दिन भर पानी बर्बाद कर रहे हो, तो वो संरक्षण नहीं होगा, वो उसकी बर्बादी होगी। अगर मान लीजिए आप जितना ज़रूरी है, जितना उपयोगी है, केवल उतना ही उपयोग करके फिर उसके बाद उसका बचाव कर रहे हो, उसका रख-रखाव कर रहे हो, तो उसी को कहते हैं यहाँ पर संरक्षण। तो संरक्षण शब्द भी आपको याद रखना है। और उसके बाद आपको एक शब्द याद रखना है तारामंडल। तारामंडल यानी कि तारों का एक ऐसा समूह जो आकाश में आसानी से पहचाने जाने वाली आकृति बनाते हैं। जैसे आपने सप्तऋषि करके तारा सुना होगा नाम, है ना? तो उसी प्रकार का एक समूह होता है यानी कि तारों का समूह ही तारामंडल कहलाता है। ये शब्द भी आपको पता होना चाहिए। फिर एक शब्द आपका आता है संविधान। क्या आता है? संविधान। आप इसे जो है एकदम हाइलाइट कर लीजिए, एकदम नोट कर लीजिए और जब आप उत्तर लेखन करते हैं, तब कभी-कभी आपको ऐसे शब्द के बारे में जानकारी माँग लिया जाता है और कभी-कभी प्रारंभिक परीक्षा में बहुत सारे पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कभी-कभी जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, उसके पहले जब आप प्री इंटरव्यू देने जाते हैं, यानी कि जो आपका मेन इंटरव्यू होता है, उसके पहले जो आप ट्रायल के रूप में देने जाते हैं, वहाँ ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं और कभी-कभी आपके मेन वाले इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि भैया संविधान क्या है? तो बहुत सारे हमारे साथी हकबका जाते हैं, जुबान लुड़खड़ाने लगती है कि हाय राम! का पूछ लिया? इतना बेसिक सी बात तो हम कबो पढ़बे ना किए। और जब पढ़बे ना किए तो ऊ मुस्कुरा-मुस्कुरा के नंबर काटेगा, है ना? जो मेंबर बैठा रहेगा, कहेगा, "हाँ, बबुआ, बेसिक चीज़ नहीं पढ़े हो, आओ, आओ, आओ। आओ, तुम्हारा तो इंतज़ार ही कर रहे थे।" तो इसलिए आपको संविधान के बारे में पता होना चाहिए। ये बात आप नोट कर लीजिए। ऐसा प्रलेख या दस्तावेज जिसमें राष्ट्र के आधारभूत सिद्धांतों, नियमों का संग्रह होता है ना? एक दस्तावेज होता है। ये हो गया, परामर्श हो गया यानी कि किसी से राय माँगना, सलाह लेना, परामर्श देना यानी कि भैया ये काम ऐसा ना ऐसा करो तुम। ये हो गया, फिर हो गया उपभोग, यानी कि उपभोग का मतलब होता है संसाधनों का उपभोग करना, है ना? किसी वस्तु या संसाधन का उपयोग करना अथवा उसका सेवन करना। तो आप चाहो तो उपभोग का मतलब भी नोट कर लो और यहीं से जो है एक शब्द आपका और निकल के आएगा उपभोक्ता। क्या निकल के आएगा? उपभोक्ता। और फिर यहाँ से शब्द निकलेगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, है ना? तो ये उपभोक्ता निकलेंगे और उपभोक्ता को जब साइंस में आप पढ़ोगे तो उसका अलग मीनिंग होगा, उसका अलग मतलब होगा और उपभोक्ता को जब आप सोशल साइंस के दायरे में पढ़ोगे, अर्थव्यवस्था के दायरे में पढ़ोगे, तो उसका मतलब आपको अलग दिखाई देगा। तो ये बातें भी आपको जानते रहना है। अगला आपका शब्द है संदर्भ, प्रसंग या परिस्थिति। परिस्थिति का मतलब कोई स्थिति उत्पन्न हो जाना, है ना? तो ये आप समझ लीजिए। फिर समझौता है, किसी के साथ भैया समझौता कर लेना, संधि कर लेना। पारंपरिक यानी कि रीति-रिवाज से संबंधित है। फिर दोषी, जैसे किसी ने क्या किया हो, अपराध किया हो। तो ये भी बहुत छोटी-सी बात है, हल्की-सी बात है। इसे भी आप क्या करिएगा, आसानी से समझ लीजिएगा। फिर आगे एक शब्द आता है सहकारी समिति। सहकारी समिति आप नोट कर लीजिए। व्यक्तियों का एक औपचारिक समूह जिसमें आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतः मिलकर काम करते हैं। यानी कि सहकारी समितियों में जो है मिलकर काम करते हैं और यह एक प्रकार का औपचारिक समूह होता है। अब ये
औपचारिक, अनौपचारिक समूह कैसा होता है, क्या होता है, ये आप क्लास 10th की एनसीईआरटी में पढ़ोगे, है ना? क्लास 10th की एनसीईआरटी में पढ़ोगे, तो वहाँ और भी विस्तार से इसे आप अच्छे से समझोगे। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आप ब्रह्मांड यानी कि व्यापक रूप से सुव्यवस्थित एवं संतुलित व्यवस्था जिसमें ग्रह, तारे, आकाशगंगाएँ सम्मिलित हों, उन्हें क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। ये विश्व जो लिखा है इसे आप काट दीजिए, हो सकता है एनसीईआरटी लिखने वालों से गलती हो गई। तो ब्रह्मांड आप देखोगे, ब्रह्मांड के अंतर्गत ग्रह, तारे, आकाशगंगाएँ, उपग्रह वगैरह सब कुछ उसमें दिखाई देंगी। तो आप ब्रह्मांड को भी क्या करो? नोट कर लो। ब्रह्मांड को भी क्या करो भैया? नोट कर लो, नोट कर लो। अगला आपका शब्द है निर्णायक। यानी कि जैसे आप देखते होंगे कोई युद्ध होता है, तो उसमें निर्णायक हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई अगर जीत लेता है, तो वो निर्णायक माना जाता है ना? एक पक्ष हार जाता है, एक पक्ष जीत जाता है, तो वो निर्णायक होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि युद्ध को पता ही नहीं चलता कि जीत गया है कौन, कौन हार गया है। तो ये ऐसे में निर्णायक नहीं माना जाता, तो निर्णायक का मतलब आप समझ सकते हो। खेती का मतलब और जोतना का मतलब यानी कि खेत है उसी को जोतना, खेती जोतना हो जाएगा। दुग्धशाला यानी कि डेयरी, जहाँ दूध को इकट्ठा किया जाता है, जैसे आप देखते होंगे आपके गाँव में डेयरी होगा, दुग्धशाला होगा, जहाँ आप गाय, भैंस वगैरह का दूध निकाल लेते हो, उसके बाद बेचने के लिए चले जाते हो डेयरी पर, तो वही है डेयरी। फिर एक शब्द आता है विकेंद्रीकृत। क्या आता है? विकेंद्रीकृत, इसको आप नोट कर लीजिए। विकेंद्रीकृत यानी कि स्थानीय कार्यालयों या प्राधिकरण को नियंत्रण कर देना। ये शब्द जो है विकेंद्रीकृत, अभी आप जो है इसी वे में नोट कर लीजिए। अभी जब मैं आगे आपको विस्तार से पढ़ाऊँगा तो इसका जो यहाँ पर अर्थ है, वहाँ पर मैं बदल के दूँगा। है ना? तो अभी चाहो तो आप केवल ये शब्द लिखो, ये जगह आप छोड़े रहना, मैं आपको आगे बता दूँगा तो आप नोट कर लेना वहाँ पर। फिर उसके बाद आप देखोगे समर्पित, यानी कि समर्पण कर देना, किसी के प्रति समर्पित हो जाना, अपने आप को अर्पित कर देना। और फिर उसके बाद होता है अवज्ञा, यानी कि किसी की बात को ना मानना। फिर देवता या देवी